नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। उधम सिंह नगर के खटीमा में भी मदरसों पर कार्रवाई हुई। यहां अवैध तरीके से चल रहे मदरसों को सील किया गया। पुलिस के मुताबिक खटीमा में 9 मदरसों को सील किया गया है। इन मदरसा संचालकों से कागजात मांगे गए थे, लेकिन वो दिखा नहीं पाए। इसके बाद इन पर कार्रवाई की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई और मदरसों पर कार्रवाई की गई। खटीमा के गोटिया में 1, 4, इस्लामनगर में 1, भगचुरी, कंचनपुरी, चारूबेटा और लोहिया हेड इलाकों में मदरसा सीज किया गया। सीएम धामी के निर्देश पर यह कार्रवाई हो रही है और लगातार मदरसों पर एक्शन हो रहा है। सीएम धामी के ही निर्देशों के बाद खटीमा में यह कार्रवाई की गई है। पछुआ दून में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई आज भी जारी रही। सहसपुर में प्रशासन की टीम ने 12 और अवैध मदरसों को सील किया है। मदरसा संचालक के पास पूरे पेपर नहीं थे, जिस पर एक्शन हुआ। विकासनगर में अवैध मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई कई दिनों से चल रही है और अभी तक 21 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। तो अब तक 31 मदरसों को सील किया जा चुका है। लगातार यहां पर कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड में 4 नई हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेली सेवा को हरी झंडी दिखाई। नैनीताल और बागेश्वर भी अब देहरादून से कनेक्ट हो चुके हैं। तो जौलीग्रांट से मसूरी पहुंचने में सिर्फ 7 मिनट लगेंगे। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से फ्लैग ऑफ के साथ मंगलवार को 4 नई हेली सर्विस शुरू हुई। अब नैनीताल और बागेश्वर जिले भी राजधानी देहरादून से कनेक्ट हो चुके हैं, तो हल्द्वानी से भी बागेश्वर को कनेक्ट किया गया है। वहीं देहरादून एयरपोर्ट से सीधे अब सिर्फ 7 मिनट में मसूरी पहुंचा जा सकेगा। देहरादून से बागेश्वर और नैनीताल के लिए हर दिन हेली सर्विस 2 बार चलेगी। ये सफर सिर्फ 1 घंटे में तय होगा, जिससे यात्रियों का समय बचेगा। किराए की बात करें तो देहरादून से नैनीताल का एक पैसेंजर का किराया 4,500 रुपए होगा। देहरादून से बागेश्वर का किराया 4,000 रुपए, तो हल्द्वानी बागेश्वर का किराया 3,500 रुपए होगा। जबकि जौलीग्रांट से मसूरी से पहले 1 महीने में हेलीकॉप्टर 1 बार ही उड़ेगा और एक पैसेंजर का किराया 2,578 रुपए होगा। सभी सेवाएं हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे जहां एक और राज्य में हमारे पर्यटन को, आर्थिक विकास को गति मिलेगी, वहीं बेहतर कनेक्टिविटी द्वारा स्थानीय जो लोग हैं उनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। इसके साथ साथ ही चाहे बागेश्वर हो, नैनीताल हो या मसूरी हो, ये हमारे राज्य के बहुत ही सुंदर स्थान है। उत्तराखंड में 18 स्टेशन को हेलीपोर्ट से जोड़ने का काम चल रहा है, जबकि 12 स्टेशन हेली सर्विस से कनेक्ट हो चुके हैं। उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी की सीईओ सोनिका के मुताबिक हेली कनेक्टिविटी का नेटवर्क बेहतर किया जाएगा। वहीं पूर्व सीएम और गवर्नर रहे भगत सिंह कोश्यारी ने पहली उड़ान में अपने गृह जिले बागेश्वर आने पर खुशी जताई। ये हवाई सुविधा, हवाई यात्रा की सुविधा अति आवश्यक थी और इसीलिए पिछले 5-6 सालों में हमारे यहाँ कोशिश की जा रही है कि छोटी छोटी जगहों को भी, जहाँ हवाई अड्डे नहीं भी हैं, वहाँ हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई जाए। और आज काफ़ी जगहों पर पहले ही हवाई यात्रा शुरू हो गई है। वंशारी दूरस्थ इलाके तक हो गई है। अब यहाँ आज बागेश्वर, नैनीताल और कुछ और जगहों के लिए भी आज यहाँ से हवाई यात्रा की शुरुआत है। मसूरी जा रहे हैं सर। अभी हम यहाँ से सफारी के जहाज में हैं। यहाँ से वो नई सर्विस शुरू हुई है। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे मसूरी के लिए सर। कितना टाइम लगेगा? ये सब 5 मिनट की राइड है सर यहाँ पे। 5 मिनट की। और रोजाना रहेगी अब कंटिन्यू जौलीग्रांट से मसूरी।
उड़ान सेवा से उत्तराखंड में घंटों का सफर मिनटों में पहुंच चुका है, तो गौचर, श्रीनगर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, पंतनगर, चंपावत और अल्मोड़ा के बाद अब नैनीताल और बागेश्वर भी कनेक्ट हो चुके हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सचिवालय सुरक्षा में तैनात 5 कर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। एसएसपी सुरक्षा मंजुनाथ टीसी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सीएम सुरक्षा में हुई चूक के मामले में जांच में 5 जवानों की लापरवाही पाई गई। वहीं दूसरी तरफ सचिवालय प्रशासन ने मामले में चुप्पी साध ली है। बार बार कॉल करने के बावजूद भी सचिवालय प्रशासन सचिव दीपेंद्र चौधरी ने फोन नहीं उठाया। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट में क्लाइमेट चेंज पर सेमिनार हो रहा है। सेमिनार का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। सेमिनार में हिमालय समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, यूथ फाउंडेशन ने सेमिनार का आयोजन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए बड़ी चुनौती है और हमें इस चुनौती का मिलकर सामना करना है और पर्यावरण के लिए मिलकर काम करना है। सीएम ने कहा कि पिछले कुछ सालों में मौसम के पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जल शक्ति अभियान के माध्यम से प्रदेश के 1000 गांवों में जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा रहा है और हरियाली मिशन के जरिए पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण है जो हमें आगे आने वाली जो जलवायु परिवर्तन से होने वाली चुनौतियां हैं उनके समाधान के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए इस प्रकार की जो संगोष्ठियां हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम हैं, वो जागरूकता लाते हैं और हम जलवायु परिवर्तन के संकट से अब जूझ रहे हैं, प्रदेश के अंदर हो या देश के अन्य स्थानों पर हो। आज लगातार जिस प्रकार से आपदाएं आ रही हैं, हमारे ग्लेशियरों पर संकट आ रहा है, जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं हमको प्रकृति संरक्षण के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम प्रेरित करते हैं और आने वाली नौजवान पीढ़ी भी इसमें शामिल हो। वनाग्नि जैसी हमारी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पर भी हम काम कर रहे हैं, राज्य सरकार काम कर रही है और आगे भी हमारा प्रयास है कि जो हमारे जल स्रोत हैं जो रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज जिनके बंद हो गए उनको फिर से रिचार्ज करें, फिर से उनको उस दिशा में काम करें। नैनीताल में अब टोल टैक्स की तर्ज पर इको टैक्स लगाने की तैयारी है, जिसका असर देश दुनिया से सरोवर नगरी आने वालों पर पड़ेगा। वहीं स्थानीय लोग भी नई चुंगी की चिंता सताने लगी है। नैनीताल में जल्द ही अब सैलानियों पर इको टैक्स लगाने की तैयारी है। पालिका बोर्ड ने इसके लिए बाकायदा फैसला ले लिया है। इसके तहत पर्यटकों को काला ढूंगी से आने पर 120 रुपए का इको टैक्स लगेगा, जो शहर में आने वाली सभी गाड़ियों से वसूल किया जाएगा। वहीं नए टैक्स से जो इनकम होगी उसे पर्यावरण को बचाने पर खर्च करने की प्लानिंग है। मसूरी की तर्ज पर नगरपालिका नैनीताल ने भी इको टैक्स लगाने का जो बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया है, उसमें हम नारायण नगर की तरफ से एक चुंगी लगाएंगे। इको टैक्स जिस प्रकार से मसूरी वसूल रहा है, उससे जो हमको आय होगी उसका इस्तेमाल जो पर्यावरण से संबंधित गतिविधियां हैं, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि में किया जाएगा। हर साल 12 से 15 लाख टूरिस्ट नैनीताल पहुंचते हैं। इस दौरान शहर में गाड़ियों की भीड़ से प्रदूषण के साथ पर्यटकों द्वारा कचरा भी जमकर डाला जाता है। बाजार के साथ ही आसपास के जंगलों में भी प्लास्टिक और कचरा फैलने से पर्यावरण खराब होता है। वहीं आसपास के गांव से मंडी से आने वाले लोगों पर भी इको टैक्स का असर पड़ेगा, जिसका विरोध भी हो रहा है। हम लोकल के लोग हैं। लोकल के लोग जैसे आप देखिए भवन कर के साथ सफाई टैक्स बहुत सारी चीज़ें देते हैं और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है लगातार प्रतिदिन उनका नैनीताल नगर में आना होता है, तो इन चीज़ों पर भी विस्तृत रूप से एक बार सोचना चाहिए और समझना चाहिए, तभी इसको लगाना चाहिए। भवाली, भीमताल और यहाँ पर दर्जनों ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें लोग नित्य नैनीताल आना जाना लगता है, सब्जी मार्केट के रूप में कहे, चाहे यहाँ भवाली से नौकरी, भीमताल से आते हैं लोग, कोटाबाग से यहाँ सब्जी लेके आते हैं, तो इस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम पड़े और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि उसका कहीं ना कहीं उसका बोझ हमारे लोकल लोगों पर ना पड़े। इको टैक्स को लेकर स्थानीय लोगों के मन में कुछ सवाल है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका को मसूरी की तर्ज पर कम से कम इको टैक्स लगाना चाहिए, ताकि पर्यावरण के नाम पर वसूलने वाले टैक्स को देने में लोगों को दिक्कत कम हो। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र की रिपोर्ट।
कृषि मंत्री गणेश जोशी जी ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचे और यहां गंगा आरती में शामिल हुए। कृषि मंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। परमार्थ में चल रहे योग महोत्सव में कृषि मंत्री शामिल हुए। यहां 50 से ज्यादा देशों के योग प्रेमियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के प्रयासों से योग न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ है। कार्यक्रम में आने वाले कुछ सालों में उत्तराखंड रोपवे स्टेट के नाम से भी जाना जाएगा। उत्तराखंड में एक दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा रोपवे लगाने की तैयारी है, जिनमें से 2 रोपवे केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। उत्तराखंड में विषम परिस्थितियों वाले हेमकुंड साहिब और केदारनाथ ट्रैक पर केंद्र सरकार ने इसी महीने 2 रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिन पर आने वाले दिनों में जल्दी काम शुरू हो जाएगा। वहीं काठगोदाम से हनुमानगढ़ी नैनीताल के लिए भी 14 किलोमीटर लंबे रोपवे की डीपीआर तैयार कर ली गई है। भविष्य में राज्य के अन्य हिस्सों में भी 49 ऐसे ही रोपवे बनाए जाएंगे, जिनमें उत्तरकाशी में 7, नैनीताल में 4, टिहरी में 4, पिथौरागढ़ में 5, अल्मोड़ा में 7, पौड़ी में 8, चमोली में 3, बागेश्वर में 4 रोपवे प्रस्तावित हैं, जिनका केंद्रीय एजेंसी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इन दिनों फिजिबिलिटी टेस्ट कर रही है। पर्वतमाला स्कीम के अंतर्गत NHLML के द्वारा टोटल 49 प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें से केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे के लिए NHLML द्वारा ऑलरेडी कार्रवाई कर दी गई है और निविदाएं आमंत्रित हो गई हैं। और काठगोदाम टू नैनीताल एक रोपवे परियोजना है, जिसके लिए भी उन्होंने डीपीआर का तैयार कर लिया गया उनके। ये सभी प्रोजेक्ट केंद्र की पर्वतमाला स्कीम के तहत प्रस्तावित किए गए हैं। इन 49 रोपवे के अलावा राज्य सरकार 3 अन्य रोपवे भी बना रही है, जो निर्माणाधीन है। देहरादून से मसूरी के बीच 5.5 किलोमीटर लंबा रोपवे निर्माणाधीन है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर तक 3.5 किलोमीटर का लंबा रोपवे है। वहीं टनकपुर में ठुलीगाड़ से पूर्णागिरी मंदिर तक 1 किलोमीटर लंबा रोपवे निर्माणाधीन है। मसूरी रोपवे और यमुनोत्री रोपवे की कार्रवाई गतिमान है, जिसकी संभावित कंप्लीशन डेट इज सितंबर 26 एंड 27। उत्तराखंड में बन रहे ये सभी रोपवे धार्मिक स्थलों, पर्यटक स्थलों को जोड़ते हैं, यानी कि इन रोपवे के अस्तित्व में आने के बाद राज्य के प्रमुख धार्मिक और पर्यटक स्थल रोपवे से कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पहुँच आसान होने पर राज्य में पर्यटन और तीर्थाटन को भी नए पंख लगेंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए उनका आभार जताया। साथ ही मुख्यमंत्री को होली की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री आवास पहुंचे नवनियुक्त जिलाध्यक्षों में रुद्रपुर से कमल जिंदल, पौड़ी से कमल किशोर रावत, चमोली से गजपाल बर्तवाल और टिहरी से उदय सिंह रावत शामिल थे। मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाध्यक्षों को शुभकामनाएं दी। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और होली की शुभकामनाएं दी। वहीं पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने भी सीएम आवास में जाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी को होली की बधाई दी। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मंगल मिलन समारोह में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने शिरकत की। होली मंगल मिलन समारोह में नेताओं ने जमकर होली खेली और एक दूसरे को गुलाल लगाए। कुमाऊं में होली का रंग पूरे चरम पर है। खासकर पहाड़ी क्षेत्र में खड़ी और बैठकी होली की अनूठी परंपरा पूरे उत्साह के साथ निभाई जा रही है। बागेश्वर में कत्यूरी गांव में भी होली की धूम देखने को मिल रही है। यहां होलियारों की टोली पारंपरिक ढोल दमाऊ की थाप पर घर घर जाकर होली गीत गा रही है। कुमाऊनी होली रागों पर आधारित होती है और इसमें भगवान गणेश, शिव और कृष्ण के भजनों का समावेश किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में होली गायन के दौरान संस्कृति को सहेजने की कोशिश की जा रही है। बच्चों को अपनी परंपरा से जोड़ने के लिए हर साल उन्हें खड़ी होली में शामिल कराया जाता है, ताकि वो भी सांस्कृतिक धरोहर को समझें और आगे बढ़ाएं।
अल्मोड़ा का मल्ला महल कुमाऊं के होलियारों का होली गायन के लिए पसंदीदा स्थल बना है। यहां होलियारों की टीम ने होली गायन के साथ नृत्य किया। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ में होली के त्योहार की रौनक एक हफ्ते तक रहती है। युवा अपने घरों में लौटकर खड़ी और बैठकी होली का आनंद लेते हैं, तो महिलाएं होली गायन के साथ ही स्वांग रचाकर जमकर थिरकती हैं। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध मल्ला महल में पूरे कुमाऊं मंडल से होलियारों की टीमें पहुंची और होली गायन किया। देश की सांस्कृतिक राजधानी है, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी है और शुरू से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसको हम लोगों ने पर्यटन से जोड़ने का प्रयास किया और जो अल्मोड़ा की ये विधा है, खड़ी होली, बैठकी होली, यहाँ एक सप्ताह पहले से घर घर में ये होली का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। महिलाओं की होली होती है, स्वांग होता है और इसके अलावा यहाँ बागेश्वर, चंपावत, खटीमा, नैनीताल, पिथौरागढ़ सबकी टीमें आई हैं। कुमाऊं भर के होलियारों की टीमों ने अपने अपने क्षेत्र की संस्कृति को साझा करते हुए अपनी धुन में होली के गीत गाए, जिससे यहाँ आने वाले सभी होलियार एक दूसरे की संस्कृति से रूबरू हुए। और हमारे यहाँ लगभग 5-6 दिन की होली होती है, जो खड़ी होली पूरे गांव में अलग अलग मोहल्लों में और अलग अलग घरों में जाती है। और हमारे आसपास जो देव स्थल हैं, हमारे देवी के और देवल समिति बाबा के, उनके मंदिरों में भी जाके होली गाती हैं। तो हमने जो अभी होली प्रस्तुत की वो देवी स्तुति है। शुरुआत के 2-3 दिन भक्तिमय होली गाई जाती है, खड़ी होली, और लास्ट के 1-2 दिन उन्मुक्त होली, जो खुली होली होती है, वो गाई जाती है, श्रृंगार रस से भरी होली। वैसे तो पूरे कुमाऊं में पौष महीने के पहले रविवार से होली का शुभारंभ हो जाता है, जो पहले तो बैठकी होली और फिर खड़ी होली तक पहुंच जाता है और फिर फाल्गुन आते आते होली के रंग की खुमारी में पूरा पहाड़ झूमने लगता है और कुमाऊं के कई शास्त्रीय संगीत के साथ कई रागों में होली का गायन किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और आइए आज आपको लिए चलते हैं काली कुमाऊं। ये वो जगह है जहां से उत्तराखंड में होली का जन्म हुआ था। माना जाता है कि यहाँ की होली का सीधा नाता ब्रज से है। ब्रज से यहाँ आई होली बीते 500 साल से बदस्तूर जारी है। देखिए रिपोर्ट। काली कुमाऊं का सुई गांव उत्तराखंड की होली का केंद्र रहा है। सुई गांव में ही 15वीं सदी में होली का दौर शुरू हुआ था, जो बीते 500 सालों से बदस्तूर जारी है। शास्त्रीय परंपरा में गाए जाने वाली काली कुमाऊं की होली सदियों की विरासत का प्रतीक है। काली कुमाऊं की होली के गवाह चंद और कत्यूरी शासकों के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत भी रही है। चंद शासकों की राजधानी अल्मोड़ा से पहले चंपावत हुआ करती थी, इसलिए उत्तराखंड में अल्मोड़ा से पहले काली कुमाऊं को खड़ी और बैठकी होली का केंद्र माना जाता है। बीते कुछ सालों में काली कुमाऊं की होली पर मंडराए संकट को देखते हुए अब हर साल लोहा घाट में 2 दिनों का होली महोत्सव होता है। गांव में होली विलुप्त के कगार पर थी, नशे का प्रकोप ज्यादा था। सिर्फ एक दिन छल्लोर के दिन ही होली हुआ करती थी। ये चिंतन क्या, मनन क्या, हमने सोचा कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पहचान है, जो हमारी धरोहर है, उसको हम कैसे संरक्षित करें। तो इसके लिए कमेटी ने एक निर्णय लिया कि हर वर्ष होली रंगमहोत्सव करवाया जाए। 2 दिनों के होली महोत्सव में खड़ी होली के सभी रूप दिखाई देते हैं। महिला हो या पुरुष या फिर बच्चे, सभी होली के गीतों में थिरकते नजर आते हैं। रामलीला मैदान में होने वाले होली महोत्सव में गजब का अनुशासन भी देखने को मिलता है। यहाँ होलियारों की टीम एक सी ड्रेस में नजर आती है। यही नहीं, होली के गीतों में थिरकते होलियारों की कदम ताल हर किसी को रिझाती है।
इस बार होली महोत्सव में महिला और पुरुषों की 4-4 टीमों ने शिरकत की। मैदान में एक टीम को अपना हुनर दिखाने के लिए आधा घंटे का समय मिलता है, लेकिन इस दौरान होलियारों का हुनर हर किसी को अपनी तरफ खींचता रहता है। आलम यह है कि दर्शकों से भरे मैदान में पूरी तरह सन्नाटा नजर आता है। सुनाई देते हैं सिर्फ और सिर्फ होली के गीत। हमारे यहाँ जो पुरानी विरासत हमको जो मिली, ब्रज की जो होली हमको मिली है, उसको हम लोग विशेष लय और ताल के साथ गाई जाती है। हमारे यहाँ महिलाएं पुरुष सभी पूर्ण रूप से सहभागिता रखते हैं और अपने अपने क्षेत्र की होलियों को बहुत ही हर्षोल्लास से गाया करते हैं। ब्रज की होली की तर्ज पर काली कुमाऊं की होली भी भक्ति, प्रेम और श्रृंगार रस से भरी होती है। यहाँ की होली में ब्रज, अवधी और क्षेत्रीय बोली का गजब तालमेल दिखाई देता है। यही वजह है कि काली कुमाऊं की होली अभी भी अपने ऐतिहासिक मायनों को पूरी तरह बचाए हुए है। वैसे होली तो पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन काली कुमाऊं की होली का अपना ही अंदाज है, अपना ही महत्व है। 500 साल के ऐतिहासिक धरोहर को समेटे काली कुमाऊं की होली काली कुमाऊं में ही नहीं बल्कि पूरे कुमाऊं के भीतर पहचानी जाती है। और काली कुमाऊं वो स्थान है जहां से होली पूरे के पूरे उत्तराखंड में फैली है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, चंपावत। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम और मुगबा में यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। गंगोत्री धाम में यात्री कड़ाके की ठंड के बीच पहुंच रहे हैं। पूरे धाम में अभी भी बर्फ की सफेद चादर है। वहीं यात्रा गंगोत्री धाम में पहुंचकर गंगा जल भर रहे हैं और वापसी कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी गंगोत्री धाम के कपाट बंद हैं और 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। में आने का अपना ही एक आनंद है। मैं हर साल वर्षों में आता रहता हूँ। मौसम हर बार सुहाना मिलता है। यहाँ की धूप भी, बर्फबारी भी, सब चीज ही आनंद में है। यहाँ पे खाने पीने की फैसिलिटी कम है। कृपया करके अपना सामान साथ में स्वयं लेकर आए और मौसम के अनुसार ही चले। ये नहीं कि जल्दबाजी करें किसी भी जगह पे। कहीं जगह पे बर्फ गिरती है और कहीं पे धूप नहीं आती, वहाँ पे फिसलन हो जाती है। कृपया इन बातों का ध्यान रखें और परिवार के साथ हर हर महादेव। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के पास चारधाम यात्रा के मुख्य मार्ग जवाड़ी बाईपास पर बने पुल के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिसके बाद बाईपास पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी बाईपास का निरीक्षण किया। उन्होंने तत्काल सड़क को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बाईपास अभी कुछ साल पहले ही बना है, लेकिन मंगलवार को जब पुल के पास काम चल रहा था तभी अचानक सड़क का लगभग 40 मीटर हिस्सा धराशायी हो गया। सड़क से अभी भी धंसाव चल रहा है। वहीं जिला मुख्यालय में जाम की भयावह समस्या पैदा हो रही है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।